नमस्कार। जनसुलभ पुस्तकालय से जुड़े तमाम साथियों को नमस्कार, हार्दिक अभिवादन। मित्रों, हम सभी लोग इन दिनों रचनाकार मंजुल भगत जी से जुड़े हुए हैं और उनकी शख्सियत और उनके लिखे में रंगे हुए भी हैं। अच्छा लगता है किसी एकाग्र के बहाने एक सर्जक को अलग अलग कोणों से जानना समझना। मंजुल भगत जी पर चल रहे एकाग्र की यह 8वीं कड़ी है और इसमें हमारे साथ कल्पना जैन जी जुड़ी हुई हैं। कल्पना जैन व्यावसायिक दुनिया में एक जाना पहचाना नाम और कहीं न कहीं इनके भीतर का जो इंसान है, जब इन्हें मौका मिलता है साहित्य संस्कृति की दुनिया में आना चाहता है, बना हुआ रहना चाहता है। मंजुल भगत कल्पना जैन जी की मौसी हुई और मित्रों, कल्पना जी को बुलाने से पूर्व यह बतला दूं एक बेहद रोचक तथ्य कि जब कल्पना जी अपने बचपन के दिनों में थीं तो इनका मंजुल भगत जी के साथ जैसा लगाव था वह कुछ यूं था कि ये अपने हम उम्रों से कम और उनके साथ ज़्यादा बतियाती थीं। यह एक ऐसा फैक्ट है जो आज हम स्वयं इनसे सुनेंगे। बिजनेस कंसल्टिंग से जुड़ी हुई हैं और बिजनेस इकोनॉमिक्स में मास्टर हैं। इनके परिवार में स्वयं मृदुला जी भी आप सभी जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में ही मृदुला गर्ग जी ने भी मास्टर किया और कुछ समय तक पढ़ाया भी। तो ये सभी शैक्षणिक पृष्ठभूमि अपनी जगह है, मगर साहित्य के साथ जिस तरह से ये लोग जुड़े हुए हैं वह अपने आप में एक उल्लेखनीय बात है। मंजुल भगत, मृदुला गर्ग और अचला बंसल, ये तीनों अपने अपने ढंग के अनूठे रचनाकार हैं और तीनों बहनें हैं। कल्पना जैन मंजुल जी की बहन की बेटी हैं और जिस तरह से उनका जुड़ाव रहा है आज हम स्वयं उनसे सुनेंगे। और दूसरी बात मैं यह भी बतला दूं कि जब कभी समय मिलता है, यात्रा में, फ्लाइट में, ट्रेन में, कहीं भी, होटल में, लॉबी में, जब इनको अवसर मिलता है तो किसी न किसी पुस्तक के साथ कल्पना जैन भी पाई जाती हैं। ऐसे में जब कल्पना जी अपने शुरुआती दिनों में मंजुल भगत जी से बातचीत किया करती थीं तो मंजुल भगत के जीवन में आने वाले विभिन्न लोगों में वे उनके किरदारों को भी ढूंढती थीं। ये सारी बातचीत आज होगी, तो आइए इस मंच पर हम कल्पना जैन जी का स्वागत करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं कि हम लोग क्रमवार इस संवाद को आगे बढ़ाते हैं और बिल्कुल बचपन के दिनों से इस चर्चा को आरंभ करते हैं। मित्रों, अभी कुछ समय पूर्व ही कल्पना जी हमें बतला रही थी कि कैसे वे इन दिनों मंजुल भगत जी पर बोलने के लिए तैयारी करते हुए स्वयं भी उस विगत में जा चली। वह विगत जो कभी जो कभी हमसे जुदा नहीं होता। हम अपनी आपाधापी में बेशक उससे कहीं न कहीं किनारा कर लेते हैं, मगर वह हमारे साथ बना रहता है और ऐसे किसी अवसर पर हम वे सारी चीज़ें याद कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। मुझे लगता है
कि इस तरह के एकाग्र के पीछे यह भी एक ध्येय है कि हम अपने आसपास के लोगों को उनके पुराने दिनों में ले चले, बचपन के दिन, कैशोर के दिन, वे निर्दोषता से भरे हुए दिन। कितना अच्छा लगता है उन दिनों में जाना। मंजुल भगत जी को याद करते हुए कल्पना जी स्वयं अपने भी उन दिनों में जाएंगी और उन्हें सुनते हुए हमें भी काफी अच्छा लगेगा। जी स्वागत। अर्पण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये मौका दिया। पिछले कई दिनों से जितनी कोई फोटोग्राफ्स मुझे मौसी जी की मिली, वो मैंने कोशिश करी कि ढूंढ पाऊं, और इस चक्कर में दिमाग में मौसी छाई रही। वो बात अलग है कि वो हमारे जब वो थी तो वो कितनी ज्यादा छाई रहती थी, ये क्या बताऊं। उनकी जो पर्सनैलिटी थी, जो अदब थी, उनको कोई, चाहे वो मेरी कोई सहेली हो, चाहे कोई वो मेरे क्लासमेट्स हो, उनको कोई मिल लेता था तो कहता था भाई तुम्हारी मौसी तो बड़ी कमाल की है। क्या उनकी पर्सनालिटी थी, एक बारी उनसे कोई मिले तो उनको कोई भूल नहीं सकता था। तो मैं शुरू करती हूँ बात करने की कि उनको मौसी कैसे कैसे कहते थे हम। आफ्टर ऑल हमारी मम्मी, हमारी माँ 5 बहनें थी और 1 भाई थे, और हम खाली मौसी को, जो सबसे बड़ी थी, उनको मौसी बोलते थे, बाकी सबको अंकल आंटी बोलते, मतलब आंटी, और मामा जी को मामा जी बोला करते थे जरूर। तो क्यों बोलते थे, क्योंकि हम 5-6 साल के थे, हम फ्रांस से वापस आए, फ्रांस में रहते थे 2 साल। तो मौसी से जब मिले तब मतलब होश में आई सपोज पहली बारी तब मिले, तो गलती से मैंने आंटी बोल दिया। ओ हो, क्या डांट पड़ी उनसे। कहते आंटियां तो बहुत सारी होती हैं, मौसी सिर्फ एक होती है, और मुझे तो मौसी बोलना पड़ेगा, मेरे को ये आंटी वांटी नहीं चलेगा। तो इस तरह से उनकी, मेरे हिसाब से, पर्सनैलिटी, उनकी होल बीइंग डिफाइन होता है कि वो एक एकदम यूनिक इंसान थी। उनको बचपन से उन्होंने मुझे इतना कुछ सिखाया, इतना कुछ अब्सॉर्ब किया। मैं उनको बिल्कुल, मतलब परी के माफिक मानती थी, जैसे कोई महारानी हो ना, वो समझती थी, क्योंकि एकदम वेल टर्न्ड आउट होती थी हमेशा। चाहे कॉटन की साड़ी पहनी होगी, एक स्टार्च होगी, जैसे भी ड्रेस्ड होंगी, एकदम परफेक्ट। मैंने उनको कभी आउट ऑफ प्लेस नहीं देखा, ये आई मस्ट टेल यू। तो बचपन में जैसे हम गोभी खाना सिखाया मौसी ने, भिंडी खाना सिखाया मौसी ने। मैं बचपन में, अर्पण जी बता रहे थे, वो आती थी हमारे घर या हम उनके घर जाते थे तो मैं रुक जाती थी उनके पास। और मेरे जो कजन्स हैं, मेरे जो कजन्स वो मुझसे बड़े थे, तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था ये 6-7 साल की लड़की में, कि ये क्या बच्चे में इंटरेस्ट है, वो टीनेजर्स हो चुके थे। बट मौसी के संग मैं पीछे 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 सारे दिन उनके संग रहती थी, और वो मुझे ऐसा लगता था कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज मौसी। मौसी के पास अगर टाइम स्पेंड किया तो बहुत बड़ी चीज है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें बताएंगी तुम्हारे लिए, जो भी कुछ बना रही होंगी ऐसा लगेगा वो खास तुम्हारे लिए ही बना रही है। ये खाली मेरे लिए नहीं था, ये हमारी फैमिली में हर एक इंसान के लिए, हर एक कोई जो उनसे मिलता था, उनको ये लगता था कि अरे भाई, ये मौसी जो है, मेरी तो मौसी थी, कितना, मतलब कितने प्यार से, कितने अफेक्शन से वो हर एक से मिलती थी, हर एक का ख्याल रखती थी। बचपन में मुझे ध्यान है, मैं उनके यहाँ रहती थी तो मुझे इतनी नियामत लगी थी। उन्होंने जो हमारे बचपन में सौंफ वाले गोल रस्क आते थे, उस रस पे उन्होंने लगाया बटर, उन्होंने लगाया उस पे हल्की सा जैम, उसने कहा ये खा के देख। मैंने कहा ये तो मैंने कभी नहीं खाया मौसी। अरे तू खा तो सही। चाय बना रही है वो, सुबह 6:30 बजे मैं उनके साथ खड़ी हुई किचन में जब वो ये कर रही है। तो मैंने खाया, मुझे आज तक वो टेस्ट याद है। आज तक मुझे लगता है कि कभी मेरा मूड खराब हो तो मैं रस के ऊपर मक्खन लगाऊं, जैम लगाऊं और मौसी को याद करूं। आप विश्वास नहीं करेंगे, मन में, दिल में बैठ गई वो बात, जिसे कहते हैं। फिर जैसे मेरे कान छिदवाने थे तो कौन जाता मेरे साथ, मौसी गई। मौसी, कान तो छिदवा दिए मौसी ने, और उसके बाद छोटे छोटे गोल्ड की बाली पहनी हुई थी मैंने। उनके पास इतने बड़े कान के बुंदे, मुझे पसंद आए। मैं उसको देखूं, कहूं कितने सुंदर है मौसी, हाय कितने सुंदर है मौसी। उन्होंने दोने बुंदे मेरे कान में लटका दिए बालियों में। मैं चली गई बंगाली मार्केट चाट वाट खाने, वहां गिर गया एक। अब मैं तो रोना छूट गया, मैं आई वापस रोती रोती। मैंने बोला मौसी वो तो गिर गया। तो मौसी बोली तो क्या हो गया, अगर पहना नहीं जाता, चाहे अंदर रखा रहता, चाहे गिर जाता, क्या फर्क पड़ता। मतलब उनको भी जरूर डिसअपॉइंटमेंट हुई होगी, गोल्ड का था, महंगा था, कुंदन का था इनफैक्ट। बट 1 मिनट को जो उन्होंने कहा हो कि, या कोई उन्होंने कन्वे किया हो कि भाई क्या कर दिया तुमने, गुम कर दिया।
ये तो मैं कभी नहीं भूल पाई। देखिए मुझे अभी तक याद है कि उन्होंने कैसे इसको बात को उड़ा दिया और मेरा मन इधर-उधर लगा दिया। मेरा नाम छोटी जब मैं थी 6-7 साल की 8 की हो गई होंगी, मैं उन्हें बिंदी वाली मौसी बोलती थी। क्योंकि जब मैं उन्हें मिलती थी वो मेरी छोटी-सी बिंदी लगा देती थी और घर में तो कभी नहीं लगाई होगी मैंने, बट मौसी लगा देती थी तो आई यूज्ड टू कॉल हर बिंदी वाली मौसी। मैं मम्मी से कहती थी, "मम्मी चलो ना बिंदी वाली मौसी से मिलने चलेंगे।" इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो बहुत ही स्पेशल हर एक को फ़ील कराती थी। जब एक 6-7 साल की बच्ची मैं फ़ील कर सकती थी, ये इतना स्पेशल उनकी तरफ से, तो अब इमेजिन करिए कि और लोगों के संग जिनके संग उनकी इंटरैक्शन होती थी, वो कैसा फ़ील करते होंगे। फिर आपको ये बताऊँ कि जब जैसे हमारे घर में ये अगेन उनकी पर्सनैलिटी थी, वो सबसे बड़ी थीं, नानी हमारी इतनी गुड हेल्थ में नहीं रहती थीं, तो शी वाज़ लाइक द होस्टेस ऑफ द हाउस। सब कुछ वो मैनेज करती थीं और वो ही डिफाइन करती थीं और उनका लोगों से रख-रखाव इतना बढ़िया होता था, जैसे कि किसी की हमारी फैमिली में किसी की शादी हो, तो मौसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती थी कि जितने भी जो भी समधी हैं, जो भी दूसरे साइड के लोग आएँगे, उनको मैनेज करना। मुझे याद है मेरी शादी तक में मेरी मदर ने कहा था कि भई बाकी तो सब मैं कर लूँगी, दीदी तुम ज़रूर उनको समधियों को सबको अच्छे से सँभाल लेना, उनकी देखभाल कर लेना कि देखिए वो खुश रहें, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो एंड वो हर एक से मैंने उनसे ये सीखा असल में। मैंने देखा उनको कि वो हर एक से मिलती हैं, इतनी मिलनसार हैं, सबसे आँखों में आँखें डाल के बात करती हैं, जेन्युइन इंटरेस्ट से उनके बारे में पूछती हैं और मैंने इसको अपनी लाइफ में ट्राई किया कि मैं भी इसी तरह से लोगों का ख्याल रखूं, लोगों का ध्यान रखूं, लोगों में जेन्युइन इंटरेस्ट लूं। यही जो उनका इंटरेस्ट था इन ह्यूमैनिटी, इन पीपल, आई थिंक उनकी राइटिंग में उतर के आया। मैं बता रही थी अर्पण जी से अर्लियर जब मैं बात कर रही थी, उनको बता रही थी कि बचपन में जब मैं उनके यहाँ चली जाती थी, जाके रुकती थी उनके पास, तो उनकी जो पार्ट टाइमर आती थी, वो उस समय मैंने शायद इतना नोट नहीं किया होगा कि पार्ट टाइमर आ रही है वो मौसी उससे बहुत अच्छे से बात करती थी, आधे टाइम तो गप्पे लड़ाती थी, वो काम करती थी साथ-साथ। हाँ, थोड़ी हार्ड किस्म की ज़रूर थी, बोलती बड़ी ज़बरदस्त थी। तो बाद में जब मैंने उनका उपन्यास अनारो पढ़ा मौसी का, तो मेरे दिमाग में पूरी वो पिक्चर घूम गई। तो मैंने रियलाइज़ किया कि जो जिस तरह से वो लिखती थी ना, तो ऐसा लगता था जैसे 3D मूवी चल रही है। तो जब आपकी किताब पढ़ो उनकी, तो ऐसा लगता था 3D मूवी चल रही है। तो अनारो मेरे को बार-बार ध्यान आता था कि अच्छा हाँ, वो आती थी, उसका नाम मैं नहीं बोलूँगी, बट आई रिमेंबर हर नेम आल्सो एंड आई देन रियलाइज्ड कई बारी मैं सोचती थी कैसे मौसी उससे बात करती होंगी और फिर उसकी दुनिया इमेजिन करती होंगी और फिर उसको पेपर पे उतार देती होंगी। ऐसे ही जैसे अफ़गान रेफ्यूजीज़ के बारे में भी उन्होंने लिखा था। उनकी स्टोरीज़ आई थी कई अफ़गान रेफ्यूजीज़ पे जो ईस्ट ऑफ कैलाश में आके अफ़गानिस्तान से आ गए थे, तो उनके बारे में भी उन्होंने लिखा। तो आई यूज्ड टू थिंक कि ये मैजिक है, यू नो जैसे आप लिखें कुछ और कोई पढ़े और उसके लिए वो पूरी दुनिया बन जाए आस-पास, मेरे को लगता था कैसा मैजिक है ना मौसी में जो वो लिख लेती हैं, तभी जादूगरनी मुझे लगती थी उस हिसाब से वो। उसके बाद मैं आपको बताऊँ मैं कह रही थी कि मेरी जो फ्रेंड्स थी, मेरी फ्रेंड्स, मेरे क्लासमेट्स वो कहीं मिल लिए मेरे उससे, तो वो कहते थे कि "अरे! तुम्हारी मौसी जैसा तो कोई नहीं लगता।" कोई कहे कि वो वहीदा रहमान जैसी लगती हैं, कोई कहे कि वो आशा पारेख जैसी लगती हैं, पर लगती तो वो अपने जैसी थी और बहुत ही उम्दा दिखती थी। हमको लगता था कि जब मैं बड़ी हो जाऊँगी ना, तो मैं भी मौसी जैसे स्टाइलिश लगूँगी। ये तो लगने वाली बात है। अब मैं आपका उन्हें बताऊँ कितनी वो सॉलिड थी। उनकी लाइफ में कितनी भी डिफ़िकल्टी हो, उनकी लाइफ में कितनी भी ट्रबल्स चल रही हों, वो उनके मुँह पे कभी शिकन नहीं आती थी। कभी हम उनको हमेशा अगर हम लोग सब मिलेंगे तो हँसती रहेंगी और सबको हँसाएँगी, खूब बातें बताएँगी। हमको ये नहीं किसी को लगेगा कि अरे! इनकी लाइफ में बहुत तकलीफ़ है या इनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, वो कुछ नहीं दिखाती थी। और ये मुझे लगता है ये हमारी सारी फैमिली में सबने हमारी अगली जनरेशन ने भी उनसे सीखा है कि देखो ज़िंदगी में तकलीफ़ें तो आएँगी ही आएँगी। उनको रो के झेल लो या उनको हँस के झेल लो। हँस के झेलना उन्होंने सिखाया है। आप ये देखो, आप उनकी डॉटर पूनम में भी ये देखोगे, मुझ में भी देखोगे और भी हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, आपको सब में ये दिखेगा और ये हमको धरोहर में मौसी से मिला है। चाहे कितनी बैड सिचुएशन हो,
जिंदगी तो आगे चलानी है और खुशी से चलानी है। भगवान ने एक जिंदगी दी है, बढ़िया से जिए उसको। तो ये 100% जितनी बारी हम लोग बात करते हैं कभी अपनी जिंदगी में कि हमारे लाइफ में बैड फेजेस आए हैं, पैचेस आए हैं, तो हम कहते हैं कि भाई मौसी जैसा होना चाहिए हमें भी। हम ये नहीं कि मुंह बना के, मुंह लटका के, दुखी होके जिए, कोई फायदा नहीं। ये मौसी ने हमें सिखाया है, हमारी फैमिली में सब कहते हैं ये। फिर आपको मैं एक बात बताती हूँ, जब मेरी हम लोग कॉलेज में थे, तो हम मौसी के यहाँ पहुँच जाते थे क्योंकि हम जेएमसी में पढ़ती थी, तो जेएमसी से हम नई सड़क जाते थे किताबें लेने। वो रहती थी आईपी कॉलेज के पास सिविल लाइन्स में। तो ऐसे ही बिना उन्हें फ़ोन करे, बिना कुछ करे, वो तो सेल फ़ोन वगैरह तो कुछ होते नहीं थे उस ज़माने में। मैं और मेरी फ्रेंड पहुँच गए उनके यहाँ। हम पहुँचे होंगे करीब ढाई 3 के करीब। उनको देख के मुझे लगा कि वो आफ्टरनून में रेस्ट कर रही थी, शायद सो रही थी। पर आई खटाखट, अरे क्या तुमने खाना नहीं खाया? तुम दोनों लड़कियों ने कैसे घूमती रहती हो? खूब डांट लगा दी थी बड़े प्यार से। बट उन्होंने खटाखट उन्होंने पराठे बनाए हमारे लिए, 3-3 पराठे खा गए हम। बड़े कॉन्शियस होते थे, 2 से ज्यादा, 1.5 से ज्यादा खाते नहीं थे उस जमाने में। पर हम 3-3 दोनों ने पराठे जम के खाए। और वो माय फ्रेंड, वो शी मूव टू द यूएस, वो बाद में मेरे को बाद में भी उनके बारे में पूछती थी कि कैसी है भाई तुम्हारी मौसी, सेंटी क्लास मौसी है एकदम, वो कहा करती थी। फिर जब मैं बताती हूँ आपको, जब बात हुई मेरी एंगेजमेंट की, सो माय हस्बैंड, आई न्यू हिम फॉर 2 years बिफोर, 2 years बिफोर आई गॉट एंगेज टू माय हस्बैंड। तो मम्मी ने उन्हें बताया कि भई वो एंगेजमेंट कर रहे हैं, कल्पना की एंगेजमेंट होने की बात करी है। तो मौसी ने मम्मी से पूछा कि भई ठीक है, लड़का तो अच्छा ही है, पढ़ा-लिखा बढ़िया है, कमाता कितना है? तो मम्मी ने कहा मैंने तो ये नहीं पूछा। तो मम्मी को पहले तो उन्होंने डाँट लगाई कि तुम तो बड़ी बेवकूफ़ हो, पूछो तो सही कितना कमाता है, ऐसे लड़की थोड़ी ब्याह देंगे ऐसे ही, तुम भेजो उसको मेरे पास। अच्छा, फिर अगली स्टोरी मैं सुना रही हूँ, मेरे हस्बैंड से कन्वर्सेशन। वो गए मिलने, उन्होंने बुलाया, गई, उन्होंने बहुत खातिरदारी करी उसकी, असीम की। उसके बाद वो वापस आके मैंने पूछा भई कैसा रहा? कहते बहुत अच्छा रहा, मौसी वाज़ वेरी अफेक्शनेट, और उन्होंने बहुत बातें करी मुझसे, बहुत सारी चीज़ें भी पूछी। फिर कहते हैं मेरे को ना मौसी ने मेरी इनकम पूछ ली, सैलरी पूछ ली मेरी। तो मैंने कहा क्या कहा तुमने? कहता है मैंने तो वैसे, मेरी मम्मी ने भी पूछ ली थी सैलरी, मेरी मदर इन लॉ ने, मतलब उनको तो मैंने बता दिया था कि जी अच्छा कमा लेता हूँ। बट मैंने कहा मौसी से क्या कहा? कहता है मौसी को थोड़ी कह सकते हैं अच्छा कमा लेते हैं, मौसी को चुपचाप मैंने बता दिया। सो द ओनली पर्सन इन हिज ओन फैमिली और हमारी फैमिली में जिसको पता था वो कितना कमाता है, वो मौसी है। फिर मौसी ने मम्मी को उसके बाद फोन करके बताया, सैलरी नहीं बताई, ये बताया कि नहीं बहुत बढ़िया लड़का है, ठीक है, कमाता अच्छा है, अच्छी नौकरी में है, कर दो तुम एंगेजमेंट इनकी। तो मतलब मुझे तो ये बार-बार ध्यान आ रहा है कि किस तरह से मेरे हस्बैंड बोले कि अरे मौसी को कौन मना कर सकता है? मौसी से तो जवाब देना ही पड़ा। और मतलब उन्होंने इतना इंटरेस्ट लिया, उन्होंने इंश्योर किया कि सब ठीक-ठाक, अ, शादी हो रही है लड़की की, ऐसा करके उन्होंने चेक किया। तो वो भी अपनी ज़िम्मेवारी लेती थी। ये नहीं है कि भई मम्मी-पापा देख लेंगे। उन्होंने पूरी ज़िम्मेवारी से लड़के की तहकीकात करी जिसे कहते हैं। फिर खूब हँसे हम, पर मौसी के संग नहीं हँस पाए। मौसी को नहीं कह पाए कि मौसी आपने सैलरी पूछ ली। बाद में हम कहा करते थे तो कहती हैं और क्या? सैलरी तो पूछनी चाहिए, ऐसे थोड़ी तेरी शादी कर देते। तो मतलब ये अगेन उनकी पर्सनैलिटी की बात है। कैसे उनकी प्रेज़ेंस होती थी, कैसे वो हर एक हम सब में इंटरेस्ट लेती थी, उसी की बात मैं बता रही हूँ। फिर आई, उसके बाद मेरी बेटी पैदा हुई जब। तो मेरी बेटी हमारी फैमिली की, मम्मी की साइड के फैमिली की फर्स्ट बॉर्न है। तो लिटरली मामा जी के बाद वो पैदा हुई। तो मेरी बड़ी लंबी लेबर थी। 2 दिन मैं पूरा लेबर में रही, बहुत ही लंबी लेबर थी। अब फ़ोन कर के बार-बार मौसी भी पूछ रही थी, "भई क्या हुआ? भई क्या हुआ?" अच्छा जी, जब मेरी बेटी पैदा हो गई, तो मम्मी ने उनको फ़ोन करके बताया कि वो भई लड़की हुई है और बहुत टाइम लग गया है, तो बहुत डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि ये आराम करे, रेस्ट करने को बोला है, इन्हें विज़िटर मना किया है। तो मौसी ने फ़ोन पे बात करी, मतलब उस दिन मोबाइल फ़ोन तो नहीं होते थे, लैंडलाइन पे बात करी। और फिर रबड़ की चप्पल पहने, ज़रा-सा बटुआ लिए, बाहर निकली, सब्ज़ी वाला आया, सब्ज़ी वाला फेरी वाला आया था, तो सब्ज़ी ले रही थी। और सब्ज़ी क्या ली, सामने से एक ऑटो आया। ऑटो खाली था, तो उनसे रहा नहीं गया, वो ऑटो में ऐसे के ऐसे बैठ गए। एंड प्लीज़ नोट, मैं आपको बता रही हूँ कि मौसी के एक
बाल आउट ऑफ लाइन नहीं होता था, मेरे गड़बड़ लग रही हो शायद, लेकिन मौसी एकदम हमेशा टिच होती थी, उनकी साड़ी फिट, उनकी सैंडल फिट, उनका पर्स फिट, बिंदी बराबर लगी हुई, बकायदा ठीक लगती थी वो। तो आप इमेजिन करो उनको कितनी एक्साइटमेंट थी कि वो ऐसे के ऐसे बैठ के हॉस्पिटल आ गई साउथ दिल्ली में, नॉर्थ दिल्ली से साउथ दिल्ली आ गई ऑटो लेके। फिर और आके बोली, ऑफ कोर्स मुझे मिली, बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मुझे दी, मेरी बेटी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, फूली ना समाई, कंप्लीटली फूली ना समाई। और फिर सबको डांटे, अरे भाई इससे मत मिलो, इससे मत बात करो तुम लोग, उसको आराम करने दो, उसको डॉक्टर ने बोला आराम करने के लिए, बहुत ज्यादा लेबर उसका लंबा चला है, बहुत थकी हुई है वो। और मुझे हमें सबको इतनी हंसी आए ना, बट उनका ना खुशी समा नहीं रही थी अंदर, जिसे कहते हैं, इतनी उनको एक्साइटमेंट की भाई बच्चा पैदा हुआ है, पहली एंड फर्स्ट, एक तरह से उनकी फर्स्ट ग्रैंड चाइल्ड था ना। तो जो एक्साइटमेंट उन्होंने उस समय एग्जिबिट किया ना, मुझे कभी नहीं भूलता। मैं वहां हॉस्पिटल में लेटी लेटी हंसी जाऊं कि मौसी सबको डांट रही हैं कि इसको तकलीफ मत दो, इसको तंग मत करो, इसको अच्छे से रेस्ट करने दो, लेकिन खुद आ गई वो उस तरह से। और मैंने उनकी बहुत खिंचाई करी, मैंने कहा मौसी आज रबड़ की चप्पल पहन के आ गई आप, आपका स्टाइल नहीं गड़बड़ हो गया? कहती आज मेरा कोई स्टाइल गड़बड़ नहीं हुआ, आज तो मैं चांद पे पहुंच गई हूँ। तो इतनी उनकी हैप्पीनेस थी, इट वाज रियली, मतलब आपको क्या बताऊं मैं, किस तरह से डिस्क्राइब करें कि। अच्छा, एक और बात बताती हूँ। उन हमारे पास एक फ़ोन की लाइन थी, जो जो मौसी के नाम से थी। तो वो उनके पास स्पेयर लाइन थी, वो हमारे घर आ गई। तो उस दिन जिस दिन उन्होंने फ़ोन लाइन शिफ्ट करनी थी, उनके यहाँ से हमारे यहाँ, और मौसी को हमारे यहाँ होना था। अच्छा जी, तो नया-नया मैं कब कहाँ खाना-वाना बनाया करती थी, पर उस शादी के बाद तो बनाया। तो मैंने मौसी आई तो मैंने सब हाथ से खुद से खाना बना के सोच के क्या खाएँगी मौसी, क्या नहीं खाएँगी रखा। बट आई कैन टेल यू, उन्होंने मैंने सिंपल खाना बनाया होगा, उन्होंने इतनी मेरी तारीफ़ करी, जैसी कि मैंने पता नहीं क्या उनको नियामतें खिला दी। बट वही बात है कि अगेन, ये क्या बात निकल के आ रही है कि वो क्या अमेजिंग इंसान थी, और कैसे हम लोग को सबको इतना इंस्पायर करती थी, इतना लव एंड अफेक्शन देती थी कि क्या बताऊं। सो ये मतलब, हम मैं कैसे बताऊं आप लोगों को कि किस तरह से उन्होंने मतलब हम लोग को सबको इतना स्पेशल फील कराया कॉन्स्टेंटली। उनकी जो, अच्छा एक चीज और मैं बताऊं, जब कोई लाइफ में इवेंट हुए, मतलब फैमिली में कोई इवेंट होए, तो मैं देखती थी कुछ ही महीनों बाद उनकी या तो कोई स्टोरी उसमें से निकल के आती थी, उसमें कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आती थी। तो जैसे अनारों में भी खैर बाद में मैंने आपको बताया कि मैं उनके घर जाती थी, जो पार्ट टाइमर आती थी, मुझे लगता है उसी के बेसिस पे उन्होंने लाइफ पे उसको फैशन किया था अनारों को। तो जब बाद में मेरी बात हुई उनसे, जब मैंने अनारों पढ़ी, तब तो हिंदी में बेटर पढ़ लेती थी, अब मेरी स्पीड बहुत कम हो गई है, शायद मुझे हिंदी और ज़्यादा पढ़ना चाहिए। तो मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा, पूछा मौसी, मैंने कहा मौसी वो अनारो आपने आपके यहाँ जो वो आती थी, उसके पार्ट टाइमर आती थी, उसके बेसिस पे लिखी है? कहती है हाँ, बिल्कुल लिखी है। और जब फिर वो हमारी उसके ऊपर डिस्कशन हुई, तो मैंने बोला, मैंने कहा मौसी, अनारो वाज़ रिफ्लेक्टिव ऑफ द सोसाइटल सोसाइटल स्ट्रैटा, जो अनारो जिससे आई थी, बट एक तरह से वो सभी स्त्रियों की लाइफ को रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि उसमें वो जो मेम साहब थी, उनकी भी वही तकलीफें थी जो अनारू की थी, उसकी बात करती हैं। और मतलब टू मी इट वाज लाइक अ स्टेटमेंट ऑफ सोसाइटी, हर बुक अनारो फॉर एग्जांपल, एंड सम ऑफ द अदर वंस आल्सो जो उन्होंने लिखा। तो आई मस्ट से कि जैसे जो वो ऑब्जर्व करती थी, जो वो इतना ध्यान से लोगों की लाइफ को ऑब्जर्व करती थी, वो फिर वो पेपर पे उतार देती थी, वो अपनी किताबों में, अपनी कहानियों में उतार देती थी। जब मैंने उनकी किताब, मुझे एक कहानी नाम नहीं याद है उसका, पर उन्होंने उसमें चांदनी चौक में जाके वहां से क्या वो लेके आई थी, वो कुछ लिखा था उसमें, और मेरे दिमाग में ना पूरी पिक्चर बनी उसकी, कि वो लेके आई और घर पे वो लाई, जबकि खाना नहीं था, वो उनकी आई मीन उनको डायबिटीज थी, तो खाना नहीं था, पर वो फिर भी बीच बीच में एंजॉय करती थी। तो जिस तरह से वो उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया, मौसी को मैंने फोन करके बोला, मैंने कहा मौसी मुझे लगा मैं आपके सामने ही बैठी हूँ, और आपके साथ ही चांदनी चौक हो गई हूँ, जिस तरह से आप लिखा। और काफी उर्दू यूज करती थी, जो मुझे बहुत कम आती है। हाँ, मेरे अंदर कहीं है कि कभी मैं थोड़ी उर्दू सीखूंगी, और शायद थोड़ी उर्दू पढ़ पाऊंगी फिर,
अब पता नहीं कब करूँगी, बात करने की बात है, पर वो शायद उनकी किताब और उनकी कहानियाँ पढ़ने से आया मेरे पास। तो अगेन उनकी इंस्पिरेशन की बात है, हम लोग जब फैमिली में गैदर करते थे, तो हम लोग कहते थे कि पहले मौसी जल्दी ही आ जाया करती थी, मोस्टली जल्दी आती थी वो, और फिर सबसे एक-एक से बात करती थी, और फिर मृदुला जी, जिनको हम उमा आंटी बोलते हैं, वो आ जाएँ, तो बस इन दोनों जो बातें करते थे, हम लोग सब बैठ के ऐसे बैठ के सब सुनते थे। वो अपनी लेखक होने की, उस दुनिया की बात करते थे। इन दोनों ने बहुत चीज़ें करी हैं इकट्ठे, जिसके बारे में हमने बड़ी रोचक कहानियाँ सुनी हैं। तो शायद अब आगे आप अचला जी और मिथिला जी को जब सुनेंगे, तो कुछ शायद वो भी बताएँ। वैसे वो तो लेखन की बात ज़्यादा करेंगे, मैंने लेखन की बात कम करी है। मम्मी हमेशा कहती थी कि भई 3 लिखती हैं तो 2 को तो पढ़ना पड़ेगा ना कम से कम। तो 3 हमारी मासियाँ लिखती हैं। मम्मी मम्मी कहती है भई मैं रीडर हूँ, और एक और हमारी मासी जो 2 चौथे नंबर की हैं, रेनू रेनू आंटी, वो भी पढ़ती थी। तो अभी तक तो हम भी पढ़ ही रहे हैं। बट हू नोज़, वन डे वी मे राइट, or we may get inspired, maybe we have that seed inside us from Mosi ji. Who's to say? It is very much a possibility that we will that somewhere it lies within us and we may write. मैं ऑफ कोर्स बहुत जोक करती हूँ कि अब तो मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में उपन्यास लिख सकती हूँ, क्योंकि और तो लिखना शायद मैं भूल चुकी हूँ। इतने सालों से हम पावर पॉइंट पे काम करते आ रहे हैं। मेरे ख्याल में मैंने बहुत सारी चीजें आपको सुनाई, और बड़ी जल्दी जल्दी भाग भूग के स्टोरीज में सुनाई। बट अर्पण जी, इफ देयर इज एनीथिंग एल्स यू वांट मी टू टॉक अबाउट, तो बताइए। मैंने जो पॉइंट जॉट डाउन किए थे वो तो मैंने आपको सारे मेरे ख्याल में बता दिए हैं। और कोई आपको सूझता हो तो बताइए अर्पण जी। जी मित्रों, काफ़ी अच्छी बातचीत रही। और जिस तरह से एक लेखक का अपना जो निजी जीवन है और जो उसका अपना पारिवारिक दायरा है, उसको भी हम भली भांति समझ पाए। और इस अवसर पर हमारे पास कल्पना जैन जी की ओर से कुछ चित्र मिले हैं, तो उसकी एक वीडियो फाइल हम देखते चलते हैं और उन चित्रों पर कल्पना जी की टिप्पणी भी लेते रहेंगे। और इसके बाद कोई और बात आपको याद आए तो आप जरूर बताएं। जी तो ये मौसी जी हैं, मंजुल भगत जी, ऑन द राइट, मेरे राइट पे मुझे सामने दिख रही हैं, और उनके सब बीच में अचला बंसल जी खड़ी हैं, साथ में उनके हस्बैंड राज अंकल हमारे मौसा जी हैं। देखिए कितनी किरदार उनका, देखिए कितना बढ़िया है, कितना जबरदस्त पर्सनालिटी थी उनकी, वो हर फोटो में दिखेगा आपको। ये मौसी जी हमारे, ये साथ में उनके बैठे हैं हमारे मामा जी, जो मामा जी हमारे सबसे छोटे थे, और मौसी सबसे बड़ी थी, तो द ओल्डेस्ट एंड द यंगेस्ट। बहुत ही यंग है इसमें तो ऑफ कोर्स। जी मित्रों, 5 बहनों के बाद एक भाई राजीव जैन जी। और आप देख रहे हैं मंजुल भगत जी अपने माता पिता की सबसे बड़ी संतान, और राजीव जैन जी सबसे छोटी संतान। और ये दोनों एक साथ हैं। अभी 2 वर्ष पूर्व ही कोविड में दुखद अंत राजीव जैन जी का हम सभी जान रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे चित्र हैं जिसको यहाँ पर हम रख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ये फोटोग्राफ है मेरी मम्मी की शादी की, ये वाली। हाँ नहीं, पीछे जाए एक सेकेंड। हाँ तो, अरे कूद रही है अभी आपका सिस्टम। तो इसमें मम्मी बीच में है, जो ब्राइड है चित्रा जैन है, मेरी मम्मी का नाम मम्मी है, मेरी मदर है, और मेरे फादर खड़े हैं लेफ्ट साइड पे, अचला बंसल जी हैं, और मम्मी के साथ में मंजुल जी, मंजुल मौसी खड़ी हैं, उनके साथ में मृदुला, जिन्हें हम उमान जी बोलते हैं, वो खड़े हैं। तो ये वाली फोटोग्राफ देख के मेरी फ्रेंड ने बोला था कि ये तो बिल्कुल आशा पारिक जी जैसे दिखती हैं। उन्होंने वो फोटोग्राफ देख रही थी मम्मी की शादी की एल्बम, तो उन्होंने बोला था बिल्कुल आशा पारिक जैसी दिख रही हैं इसमें। मुझे यह बात भी याद है कि कई
अभिनेत्रियों के साथ के कुछ बड़े ऐतिहासिक फोटोग्राफ्स भी हैं मंजुल भगत जी के साथ। आगे बढ़ते हैं। ये हमारी 4th नंबर की मौसी हैं, रेनू जैन, उनके संग उनकी शादी पे मंजुल मौसी हैं। तो ये भी पढ़ने वाली है और मम्मी पढ़ने वाली है, 2 पढ़ने वाली बहनें हैं, बाकी 3 लिखने वाली बहनें हैं। ये फिर मेरी मदर हैं बीच में, और मंजुल मौसी राइट पे, और लेफ्ट पे अचला मासी। मेरे ख्याल में इनसे आपकी बात होगी। ये बैठी है मंजुल मौसी आईपी कॉलेज में, उनकी ये एक्चुअली वंदिता हैं, वंदिता मृदुला जी की डॉटर इन लॉ हैं, उनके बड़े बेटी की वाइफ। वो पढ़ाती थी आईपी कॉलेज में, इकोनॉमिक्स पढ़ाती थी एक्चुअली। तो उन्होंने तो मौसी को बुलाया था, हिंदी विभाग ने इनवाइट किया था बोलने के लिए, टू टॉक टू द फैकल्टी एंड द स्टूडेंट्स। सो वहां की फोटो है ये, आईपी कॉलेज में। ये कुछ चित्र थे जो हमने यहाँ पर दिखाए, और कुछ एक मित्रों की, कुछ एक जो हमारे साथ वरिष्ठ रचनाकार जुड़े हुए हैं, तमाम मित्रगण जुड़े हुए हैं, कल्पना जी, उनकी प्रतिक्रिया ले लें और आप भी कुछ बातचीत कीजिएगा। मृदुला गर्ग जी लिख रही हैं मित्रों कि सबका श्रृंगार शादी पर मंजुल ने किया था। हम्म। तो कैसे जो एक किसी व्यक्तित्व का जो एक की जो उदारता है, और जो उसका एक सबसे मिलने का एक सहज स्वाभाविक प्रोएक्टिव अप्रोच है, वह हमें दिखाई पड़ता है मंजुल भगत जी में। और जब हम राजीव जैन जी की बात कर रहे थे तो उसको लेकर मृदुला जी लिख रही हैं कि दोनों भाई बहनों के बीच 12 साल का फर्क था। और जब आप यह बात कह रही थी कि अनारों की, जब आप बात कह रही थी कि कैसे उस घर में आने वाले उस जो उस उन वह जो एक जो उनका कामगार जो है, पार्ट टाइमर है, उसको लेकर उन्होंने अनारों लिखा, तो अनारों की बात, यह बात को स्वयं मृदुला जी भी मान रही हैं और तमाम लोग जुड़े हुए हैं, सरोज कौशिक जी, शुभ्रा उपाध्याय जी, और भी बहुत सारे लोग, मिता दास जी, मधुचंदा जी, तमाम लोग। इनमें से कुछ एक स्पीकर्स अभी आगे की कड़ियों में हमारे साथ जुड़ेंगे। मृदुला जी स्वयं इस बातचीत को सुनते हुए, कल्पना जी, इस आप जब उन पुराने समय में जा रही हैं तो कमेंट आ रहा है मृदुला जी का, किस तरह वे स्वयं कई कई चीज़ों को याद कर रही हैं इस बहाने। यही एक उद्देश्य है साथियों कि हम रचनाकार को जाने, उसके व्यक्तित्व को जाने, और कैसे वह अपने लिए किरदारों को लाता है, पकड़ता है, अपने आसपास को चित्रित करता है, उसमें कल्पना के कई कई इंद्रधनुष रचता है, और इसके बाद कोई कृति बनती है। ये सारी चीज़ें आज इस बातचीत में उभर कर सामने आई। अब जो आपकी जो यादें हैं उनके साथ मंजुल भगत जी के बिल्कुल उत्तरवर्ती दिनों की हम बात करें, उनके गुजरने से पहले की, तो वो कुछ आखिरी यादें भी हमसे साझा करें कल्पना जी। एक बात मैं उनकी बताती हूँ जो मुझे अभी ध्यान आती है। उनको डायबिटीज तो थी, और अब ख्याल वो अपना कम करती थी, मेरे को कभी कभी लगता है करती भी थी, नहीं भी करती थी, डिफिकल्ट लाइफ थी उनकी, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर मुझे एक दिन याद है, हम उनकी उनकी तबीयत खराब हो रही थी, उन्हें लगा उन्हें शायद हार्ट अटैक ना हो रहा हो। तो कहती हैं, उन्होंने उनकी जबानी है, उन्होंने बताया, कहती है मैंने तो जाके वो किचन में सारे बर्तन धो दिए, कि भाई ऐसा ना हो कि मुझे हार्ट अटैक हो जाए, मैं थैंक यू वेरी मच हो जाऊं, और उसके बाद सारे कहें लो जी बिना बर्तन मांजे चली। तो हम तो खैर उन्हें बहुत डांटा सब लोगों ने कि ऐसा थोड़ी करना चाहिए था, वो गैस ही थी, इट वाज नॉट हार्ट की कोई सिचुएशन नहीं थी। बट
अगेन उनको उनको ये था कि और किसी को तकलीफ ना हो, मैं तकलीफ उठा लूँ, कोई बात नहीं। दिस इज़ अगेन मौसी एट हर वेरी बेस्ट एज़ वी यूज्ड टू से। एंड जब जितना कोई मतलब मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं जब हम लोग के यहाँ शादियाँ हुई जैसे, तो अ, हमारे नाना जी के साइड के लोग, नानी जी के साइड के लोग, सबको वो मेरे ख्याल में एक शाम में वो ख्याल मेरे ख्याल में 100 लोगों को तो मिल लेती होंगी। और 100 लोगों को आँखों में आँखें डाल के उनके बारे में उनका हाल-चाल पूछती थी, उन्हें याद भी रहता था। और शायद वो जो याद रहता था वो जैसे मैंने कहा उनकी कहानियों के लिए मैटर बन जाता था। तो उनकी तो मैं पर्सनैलिटी आपको कैसे डिस्क्राइब करूँ, शी वाज़ जस्ट अनबिलीवेबल। मैंने ऐसा कोई उसके बाद मेरी 56 की एज है, आई डोंट थिंक मैंने ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान उनके जैसा उसके बाद कभी देखा है। बहुत लोगों की प्रेज़ेंस होती है, हमारे प्रोफ़ेशन में उसको एग्ज़ीक्यूटिव प्रेज़ेंस बोलते हैं, कि जिसको इंसान कोई मिले तो भूल ना पाए और उनके माइंड में उतर जाए वो पर्सन। म म मौसी बिल्कुल इस तरह की पर्सन थी। और मैं क्या बताऊँ उनका हर एक स्टोरी वही है, सेम स्टोरी है कि वो बस उनकी क्या प्रेज़ेंस थी, क्या अफ़ेक्शन था। उनके लिए सारी फैमिली को इकट्ठा करना, सबको मिलना बहुत अहमियत रखता था। बहुत उसके लिए वो मेहनत खुद करती थी। उनको बुलाओ तो किस तरह से वो आती थी। अपनी इज़्ज़त, अपनी अदा बिल्कुल बराबर रखती थी, कभी उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देती थी। मतलब उनको किसी हाल कभी कोई बेचारा ना बोल दे, ये मैंने आपको बताया उन्हीं से सीखा, कि बेचारा नहीं किसी ने बोलना चाहिए आपको। आपकी इज़्ज़त बराबर रहनी चाहिए। तो जैसे कहते हैं ना टेक इट ऑन द चिन, अंग्रेजी में कहते हैं कि कोई बैड मोमेंट आए लाइफ में टेक इट ऑन द चिन। बस वो उनसे सीखा है, सबसे बड़ी चीज़ है, उनसे हमें देन है ये। हमारी विरासत में मिला है उनसे हमें ये। अर्पण जी अब मैं और ध्यान नहीं आ रहे हैं मुझे ध्यान नहीं और आ रहे हैं मुझे और मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। और आप जिस तरह से उन्हें याद करते हुए भावुक हो रही हैं, वह भी बेहद स्वाभाविक है। इसे मित्रों हम समझ सकते हैं कि किस तरह एक इतने भरे पूरे व्यक्तित्व को याद करते हुए कोई व्यक्ति भावुक हो सकता है। और मुझे यह लगता है कल्पना जी कि आप स्वयं तो काफ़ी रहीं उनके साथ अपने बचपन के दिनों में, दिल्ली में जहां आप अपने माता पिता के साथ रहीं। जब आपको समय मिला तो आप उनके घर पे नॉर्थ दिल्ली में चली जाया करती थीं। जो बात आपने कही बिंदी वाली मौसी के यहाँ, और अनारों की भी बात की, तो क्यों नहीं इस अवसर पर अनारो उपन्यास के कुछ अंशों को मैं यहाँ पर रखता हूँ। और अगर आपको लगे कुछ चीज़ें याद आएँ तो आप अपनी ओर से भी कुछ उसमें जोड़ सकती हैं, कुछ कह सकती हैं। मैं अपने साथियों के लिए, हमारे साथ नई पीढ़ी के भी कई लोग जुड़े हुए हैं, कई दर्शक, उनके लिए मंजुल भगत जी के मशहूर उपन्यास अनारों से कुछ एक अंशों को पढ़ता हूँ। और आप भी, अभी तो आप बचपन के दिनों में चली आ रही हैं कई दिनों से, कुछ समय तक और बनी रहें। और आप तो उसका नाम भी जानती हैं उस अनारों का, तो आप भी जुड़ें, अच्छा लगेगा आपको भी संभवतः, और हमारे मित्रों को भी। मैं पढ़ता हूँ अनारों, खंड 2। जाने कितनी बार का सोचा हुआ, आज फिर से सोचते सोचते अनारो ई ब्लॉक पहुंच गई। सजी संबरी बीबी जी जाने कब से प्रतीक्षा कर रही थी। बाहर जाना था, देखते ही बिदक गई। अब आई है, तेरे लिए मैं तमाम शाम घर की चौकीदारी करती रहूंगी। अच्छी ड्यूटी लगा रखी है मेरी। और यह मुंह क्यों सुजा रखा है? कितनी बार कहा, जरा खुश आया कर। मनहूस सूरत बनाकर काम करोगी तो क्या खाक बरकत होगी तेरी, और उल्टे हमारा मिजाज भी चौपट करके रख देगी। एक सांस में इतना भाषण देकर बीबी जी जरा दम लेने लगी। अनारों ने झट उस अंतराल का
मुनासिब फायदा उठाया और मीठी हंसी के साथ मक्खन की एक मोटी चिकनी तह बीवी जी के चुपड़ दी। बोली, अरे वाह बीबी जी, इतनी सुंदर दिख रही हो और काजल का जरा सा टीका भी नहीं लगाया, नजर लग गई तो। शुक्र है सलोनी सांबरी बीवी जी को अभी अपनी तारीफ सुनने की हुड़क उठती थी। वह भी झिझकती सी मुस्कुरा दी और सुलह हो गई। नहीं तो अनारो भी तनी रहती और बीबी जी भी भरी बदली की तरह भरभराई रहती कि अब बरसी और तब बरसी। अनारो का मन और भी कसैला हो जाता। घर तो उसके बिना भाएं भाएं करता ही है। काम पर अलग चक चक रहे तो माथा भिन्ना जाता है। बीबी जी ने तो फिर ताजा गोभी में से एक बड़ा सा टुकड़ा फूल का पीछे की हरी डंठलों के साथ काट कर अनारों को दिया। ले, डंठल तो रोज ही ले जाती है, आज उसकी भाजी में फूल भी डाल दियो, तेरे बच्चे शौक से खा लेंगे। ये सूप की उबली सब्जियां भी ले जा, मसाला डालकर भून लेना, भरता बन जाएगा। अनारों का अक्सर सब्जी भाजी का जुगाड़ इसी प्रकार इस घर से हो जाया करता है। जो मिलता है वही बिना नाक भौं सिकोड़े वह कबूल लेती है। यह एक समझौता है उसका अपनी तकदीर से, तदबीर से। नहीं तो क्या उसके हिया में ममता नहीं है? यही कुछ खिलाने को जी करता है उसका अपने बच्चों को। उसे नहीं आता क्या केसरिया खीर और दूधिया हलवा बनाना? पर जरा सा बतियाने हंसने से यह बीबी जी तो अपनी समझो, इन्हें बस में करने को तो दो मीठे बोल बहुत। काम धाम को लेकर भी सिर पर अधिक सवार नहीं होती। इनके घर अंत में जाऊं तो अच्छा मन लेकर ही घर पहुंचती हूं। बाजी तो ऐसा मन खराब कर देंगी कि उनको कोसते कोसते घर पहुंचो तो फिर बच्चों की चिल पों भी सही नहीं जाती। बौराकर उन अभागों पर ही बरस पड़ती हूं। यह बीबी जी कमीन घर की नहीं है, छोटा सा दिल नहीं है इनका। बाजी तो कोठियां खड़ी कर लेंगी और मन रखेंगी चिड़िया जितना। पतीले के तले की मलाई भी खुरच कर घर लेंगी कि कहीं महरी न चाट जाए। यह तो दो चार बची रोटियां भी थमा देंगी। कोई तो बासी रोटी भी घी में सेंक के पराठा बना के घर वालों को खिला देंगी। बचे खुचे पर भी जान दिए रहेंगी। किसी रोज कुछ अन्न जल उनके हाथ से छूट भी जाए तो बस हफ्तों उसके गीत गाएंगी जैसे रानी जी ने रत्नों का दान लुटा दिया हो। अरे घर से दलिद्दर ही नहीं निकालोगे तो माया कहां से आएगी? किस तरह से मंजुल भगत अनारो के उस व्यक्तित्व में प्रवेश करती हैं और अनारो जो अलग अलग घरों में काम करती है, एक बाई है, वह उन तमाम गृहस्थनों को लेकर कितना जानती समझती है। किसके यहां अंत में जाने से लौटकर जब वह अपने बच्चों के पास जाएगी तो जो स्वयं डांट खाई हुई है अपनी मालकिन से, वह खींच अपने बच्चों पर नहीं उतारेगी। अनारों की सहज बुद्धि, अनारों की व्यावहारिक बुद्धि इस बात को समझती है। हमारे समाज में हर तरह के लोग हैं, हर तरह के घरों में काम करती है अनारो, और यह जानती है वह कि दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते। ऐसे में उसके भीतर ही भीतर एक तुलनात्मक अध्ययन भी चल रहा होता है। वह अध्ययन जो अब व्यक्ति अपने अनुभव से करता है
उसके लिए किसी शिक्षा की, किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। एक और अंश पढ़ता हूं, अंतिम अंश, ताकि आप लोग और स्वयं कल्पना जैन जी भी अनारों के साथ पुनः जोड़ सकें, और इसके बाद फिर हम लोग इस कार्यक्रम को विराम देंगे। एक अंश और पढ़ता हूं। 3, जल्दी जल्दी हाथ चला भाई, मुझे देर हो रही है। बीवी जी के टोकने पर अनारो तंद्रा से जागी। जल्दी जल्दी क्या हाथ चला? उसके हाथ तो पहले से ही दाएं बाएं ऊपर नीचे ऐसे नाच रहे थे मानो मशीन के कल पुर्जे हों। सारे शरीर में दो चीजें ऐसी थीं जिनकी गति और शक्ति का मिलान अनारों के खान पान रहन सहन से कतई न था। एक उसकी बाजू और दूसरी उसकी तीखी तुर्श जुबान। बाकी उसका पेट तो कमर से इस कदर लगा रहता कि वहां उसकी फटी साड़ी की मलगुजी पटलियों का खुसा रहना ही दूभर हो जाता। गरीबी देखिए और निराला की पंक्ति याद कीजिए, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक। वही स्थिति है। कल्पना जैन जी स्वयं अर्थशास्त्र की विशेषज्ञ हैं, जानती हैं कुपोषण को, माल न्यूट्रिशन को और उसके दुष्प्रभावों को भी। स्त्री ही नहीं, पुरुष ही नहीं, बच्चे भी आज भी लाखों की संख्या में इससे प्रभावित हैं। कुपोषण आज भी भारत के निम्न तबके के परिवारों के लिए एक बड़ी समस्या है, एक गंभीर समस्या है। एक तरफ ओबेसिटी भी हमारे देश की समस्या है, डायबिटीज भी हमारे देश की समस्या है, और दूसरी तरफ कुपोषण भी हमारे ही देश की समस्या है। इसको वो किस तरह से मंजुल भगत चित्रित कर रही हैं। बाकी उसका पेट तो कमर से इस कदर लगा रहता कि वहां उसकी फटी साड़ी की मलगुजी पटलियों का खुसा रहना ही दोभर हो जाता। पर इस पिच के पेट की क्षुधायुक्त दुर्बलता का कुप्रभाव उसके बाजुओं पर कभी न पड़ा। न जाने कौन सी चाबी उनमें भरी रहती कि वे सदा ही द्रुत गति से संचालित रहते। उसकी तेज जुबान भी तो गुर्बत की कड़ी मार खाकर कुंद नहीं पड़ी। कहीं कुछ थोड़ा सा आत्मसम्मान भी बचा पड़ा था, जो अपमान की चोट लगते ही पत्थर की रगड़ खाकर तेज हुए चाकू की मानींद उसकी जुबान को भी और भी पैनी और बेधक बना देता। अब धीरे धीरे मंजुल भगत अनारों के चरित्र चित्रण में अलग अलग रंग भर रही हैं। एक बड़े कैनवस पर जो अनारों का रेखा चित्र बना रही हैं, जो पेंटिंग बना रही हैं, उसमें अलग अलग बारीक शेड्स भर रही हैं। गरीबी भी है, आत्मसम्मान भी है, तेज चलते हाथ पांव भी हैं, जुबान भी है, सब चीजें हैं, घर परिवार की चिंता भी है। वो सब धीरे धीरे एक एक करके क्रमशः अपने चरित्र को उभारने में मंजुल भगत जल्दबाजी नहीं करती। यह कहानी अभी जो हमने सुनी थी कुछ एक एपिसोड्स पहले, रौनक, मृदुला गर्ग जी की बेहद प्रभावपूर्ण आवाज में, वहां भी हमने यह देखी। तह दर तह उनके यहाँ घटनाएं खुलती हैं, तह दर तह उनका अपना चरित्र विकसित होता है। यह एक बेहद खासियत है उनके कथाकार की। थोड़ा सा हिस्सा और पढ़ता हूं। कहीं कुछ थोड़ा सा आत्मसम्मान भी बचा पड़ा था, जो अपमान की चोट लगते ही पत्थर की रगड़ खाकर तेज हुए चाकू की मानींद उसकी जुबान को और भी पैनी और बेधक बना देता। तब फिर सामने चाहे कोठी वाली बीबी जी हो, चाहे बाजार का बनिया, वह ऐसी सुनाती कि बाकी उठा ही नहीं रखती। चाहे नौकरी जाए, चाहे बनिए की उधारी, सुना तो देती ही अनारो। भगोड़ा हुआ तो क्या हुआ, है तो उसका आदमी मैकेनिक, टिक के काम करे तो महीने के 400 खड़े कर ले। वो तो उस भूतनी सौत ने उसका भेजा चाट लिया, नहीं तो भला अनारों की चारों तरफ से ऐसी किरकिरी होती।
अनारो, जल्दी कर ले भाई, मुझे शादी में जाना है, देर हो गई तो फिर जाके ही क्या करूंगी मैं। बस बस हो गया बीबी जी। अनारो ने दिन भर के काम की समाप्ति पर एक लंबी सांस छोड़ी, पल्ला झाड़ा और झोला थाम कर खड़ी हो गई। एक चवन्नी दोगी? आज तो बस में ही जाऊंगी, उसने फरमाइश कर दी। बीबी जी को अनारों से कल दावत का काम निकलवाना था, सो फट से बटुआ खोल उसे अठन्नी थमा दी और अठन्नी की गरमाई ठंडाने से पहले ही ताकीद भी कर दी, देख भाई, कल शाम को जरा जल्दी आ जाना, कुछ खास नहीं, बस यूं ही 2-4 जनों का खाना किया है, मसाला वसाला पीस देना, घबरा मत, फालतू काम करवाऊंगी तो तेरा बाकी भी नहीं रखूंगी, 2-4 रुपए तेरे हाथ पे रख ही दूंगी। कल तक के लिए बीबी जी को अपनी मुट्ठी में देख, कल तक के लिए बीबी जी को अपनी मुट्ठी में देख अनारों ने एक और फरमाइश ठोंक दी, बीबी जी, कोई पुरानी साड़ी तो जरा मेरे लिए निकाल रखना, यह वाली तो चिथड़ा हो गई, तन भी नहीं ढकता, और तो कुछ नहीं, साहब लोगों के सामने पढ़ते लाज लगती है। हाँ हाँ, देख दूंगी, अभी कल तो हो जाने दे कि सारी फरमाइश आज ही पेश करेगी। बीबी जी अनारों को बाहर कर दरवाजे पर ताला डालने लगी। अनारों ने अठन्नी कल के जर्दा पान के लिए झोले के हवाले की और घर का रास्ता नापने लगी। अनारों ने अठन्नी कल के जर्दा पान के लिए झोले के हवाले की और घर का रास्ता नापने लगी। तो मित्रों, ऐसी है अनारो, कई कई शेड्स एक स्त्री के। तो बहुत अच्छा लगा कल्पना जी, और जाते जाते कुछ और कहना चाहें तो कहें। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि जो आपने पैराग्राफ्स पढ़े, उसमें कॉम्बिनेशन है। कुछ मौसी की अपनी पर्सनैलिटी की डिस्क्रिप्शन है, कुछ जो उनकी पार्ट टाइमर थी उसकी डिस्क्रिप्शन है, उनकी लाइफ की डिस्क्रिप्शन है, सोसाइटी की डिस्क्रिप्शन है, सोसाइटी में इकोनॉमिक्स आप कंडीशन की डिस्क्रिप्शन की बताई आपने, पॉवर्टी कितनी है, और उन्होंने जैसे डिस्क्राइब किया कि उसकी बच्चों की फ़िक्र, कितनी नेचुरल सी चीज़ें हमारे हिंदुस्तान में, तो माँ अपने बच्चों के पीछे सभी कुछ करती है, ज़िंदगी न्योछावर करती है। तो वो उन्होंने वो भी डिस्क्राइब, मौसी भी ऐसी थी, वो भी करती थी। तो ये इतने सारे एस्पेक्ट्स जो वो उतार लेती थी ना, वो बस इट इज़ समथिंग व्हिच इज़ रियली कमेंडेबल, एंड दैट इज़ व्हाट probably made her such a well appreciated writer. I thought it was beautiful. आप जैसे सुना रहे थे, मैं उसको पिक्चराइज कर रही थी। मैंने बोला ना, मूवी चलती थी उनकी, किताब पढ़ो तो आप जैसे सुना रहे थे, मैं तो खैर उसको कनेक्ट कर रही थी जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, उनके साथ खुद देखा। बट अदरवाइज बिल्कुल मूवी जैसे आप चला रहे हैं ना, आप पढ़ें तो ऐसा उनकी किताब पढ़ के फीलिंग आती थी। बहुत बहुत शुक्रिया कल्पना जैन जी और तमाम मित्रों का जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो इस एकाग्र से जुड़े हुए हैं। कल की एक नई कड़ी में पुनः भेंट होगी। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया।